मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा। फॉर्मेलिटी इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल फिल्म। इनफॉर्मल इसलिए कि लास्ट 2-3 महीने से जो सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरे टीम जो गुज़र रहे थे, कुछ हद तक कल वो गुज़रना ख़त्म हुई, क्योंकि सेंसर बोर्ड में फ़िल्म 2.5-3 महीने से पड़ा हुआ था, और सेंसर बोर्ड की जो नॉर्मल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से फिल्म को सेंसर नहीं मिला। उसको रिव्यू कमेटी के पास गया, रिव्यू कमेटी ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज से गुजरने के बाद फाइनली कल हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिला फिल्म की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं चाहे ना चाहे मेरा नाम इस तरह की कंट्रोवर्शियल या अनकन्वेंशनल फिल्म के साथ जुड़ जाता है। कोई भी फिल्म बनाता हूं तो पहला लड़ाई मेरा सेंसर बोर्ड के साथ होता है। तो मुझे कल सेंसर ऑफिस की सीईओ सर ने मुझे बोला कि आई एम द कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। तो एनीवे, पहले तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि टाइम से थोड़ा लेट हो गया। मैं इसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, कोई कारण होता है। दूसरा, आपकी सवाल की, ये फिल्म जब केरला स्टोरी 1 और बस्तर दोनों बनाने के बाद मैं 4 साल एक दिन के लिए भी कोई गैप ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन क्या होता है एक फिल्म मेकर के मन में, ये कहानी जब मैंने पढ़ा था, जो चरक की जो कहानी है, ये मेरी मन में मतलब आधी रात को जग जाता था, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है। तो मेरे साथ जो कहानी हमारी छोटे भाई संजय हलदर ने लिखा था, तो दिन के मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट मेरा जो स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट राइटर है फारूक भाई, फारूक मालिक ये फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कस करते थे। राजेश जी के उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से है, तो हम लोग डिसाइड जब कर लिए कि ये फिल्म बनानी है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, क्योंकि 4 साल से मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया था, फिल्म बनाए जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट खुद नहीं करूँगा, लेकिन मतलब खड़े होकर डायरेक्ट नहीं करूँगा, कैमरा के बगल में बैठ के डायरेक्ट करूँगा और पोस्ट प्रोडक्शन करूँगा। तो शिलादित्य जो फिल्म की डायरेक्टर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है। तो शिलादित्य से डिस्कशन हुई, शिलादित्य राजी हुआ इसको डायरेक्ट करने के लिए। ये कहानी जो है ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया से है, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, इस एरिया की कहानी है। लेकिन लेटली मुझे पता चला ये जो चरक जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल तमिलनाडु में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। तो be it Eastern India, be it South, this festival has its own uniqueness. ये यूनिकनेस के कारण दो है। एक तो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, और दिस इज द ओनली फेस्टिवल वेयर माँ काली और शिव जी बीन इन्वोक्ड। लोगों को लगता है कि ये चरक के दिन ये लोग जमीन पे आ जाते हैं, अपने भक्तों के साथ टाइम बिताते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम जो भी साल भर की मन्नतें मानते हैं, उस मन्नत पूरी हो जाती है चरक में। तो जब इस तरह की कहावत जुड़ जाता है किसी फेस्टिवल के साथ, और गोइंग बाय द ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, इसमें विश्वास बहुत ज़्यादा, फेथ बिकम अ प्रिडोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। फरवरी की महीने में एग्जाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग ना बचपन में वेट करते थे कि कब चरक आएगा। बहुत ज़्यादा म्यूजिकल, कलरफुल, अच्छे अच्छे खाना मिलता था उस चरक मेले में। लेकिन इसके साथ साथ चरक मेला का जो एक डार्क प्रैक्टिसेस वो इवॉल्व किया था सदियों से, करीबन 1000 साल पुराने भी इसकी इंस्टेंसेस मिलते हैं। वो हमारे लिए एक कंसर्न की विषय बन गया था, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रैक्टिसेस था, विश्वास वाली जो एस्पेक्ट है इस फेस्टिवल की, इस तरह की एस्पेक्ट्स था जहाँ पे इवन ह्यूमन सैक्रिफाइस या नरबलि भी होता था। ये कानूनन कुछ दशक पहले बैन तो हो गया था, लेकिन इसकी प्रभाव, इसकी विश्वास इस लेवल पे पहुंच गए थे। इवन 2024 में हाथरस करके यूपी में एक जगह है हाथरस में एक स्कूल में क्रोनोलॉजिकली रिजल्ट खराब हो रहा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बैठ के डिसाइड करते हैं और एक 9 साल की बच्चे को बलि दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी एजुकेशन, हमारी जिस तरह की
दुनिया के हमारी परिचय बनने जा रहा था, उसके साथ अगर इस न्यूज़ को हम साथ में खड़ा करें तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को बनानी है, तो फारूक भाई, राजेश जी और शिलादित्य, तो हम तीनों चारों बैठ के डिसाइड किए कि फिल्म बने और फाइनली फिल्म बना। अब कंट्रोवर्सी ये था कि कुछ हद तक अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन टॉक अबाउट दोज इश्यूज जो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं बात करना। वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस इश्यूज विच डील्स विथ आवर फेथ। सेंसर बोर्ड में जो इशू था वही था। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये जो लाइन है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी और फेथ, इसके बीच में बहुत थीन लाइन है। एक जो थीन लाइन आपको भी आपकी अनजाने में भी आप क्रॉस कर लेते हैं। एक बिल्ली रास्ता काटता है या घर से आप निकल रहे हैं तो उस समय पे किसी ने आपको पीछे से बुला लिया तो आपको लगता है ये अशुभ है। इसमें कोई हार्मफुल कुछ नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन यही विश्वास अगर एक बच्चे की बलि देने तक पहुंचता है तो हमारी सोसाइटी को कंसर्न होने की कारण है। सो उस कंसर्न से फिल्म बना है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था वही फेथ वाली रिएक्शन था। क्या ये फिल्म साधु समाज के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये फिल्म हमारी विश्वास जो एक बहुत डीप रूटेड एक एग्जिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उस जगह तक तो नहीं गए? ये सब मेरी डिस्क्लेमर की पॉइंट है, क्योंकि ये बातें हमने सेंसर बोर्ड के साथ ये आर्गुमेंट की, उनको समझाने की कोशिश की कि ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस चलते रहे, ये कोई देश के लिए शुभ नहीं हो सकता। तो हमारी चरक बना। ये आई नो एकदम ऐसा। मेरे मन में बड़े सारे सवाल हैं। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैम, ऑफ कोर्स वो भी पूछेंगे। लेकिन सर, टीजर में इतने रिएक्शंस आ गए तो ट्रेलर में क्या होने वाला है? आई एम श्योर लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर विथ योर काइंड परमिशन सर। हाँ, हम लोग अभी एक बार ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करके टीम के साथ परिचय करवा के और एक बार देखें। बड़े सारे सवाल हैं भाई, आपसे शुरू करूंगा। यू नो वी हैव सीन यू ऑन दैट। मैं सबसे पहले बैठा हूं इसलिए मुझे बिल्कुल, मैं वहीं से शुरू करने वाला हूं। बड़े सारे सवाल थे, जैसा मैंने कहा। यू नो वी हैव सीन यू इन मूवीज, यू नो डूइंग योर बिट, एंड हर बार तारीफ लूट के ले जाते हो आप, ये तो हम सबको पता है। बट वो एंटागनिस्ट वाला जो फंडा रहता है ना आपके साथ, वो हमको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि कहते हैं अगर एंटागनिस्ट बहुत पावरफुल है तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी पावर और बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। एंड यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स। सो टेल मी, हाउ डिड दिस हैपन एंड यू लव प्लेइंग द एंटागनिस्ट? वैसे मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि मैं, बस होता जा रहा है, फ्लो में हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये स्क्रिप्ट मेरे सामने रखा गया था और मैंने ये कहानी सुनी, मुझे एकदम, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और इस चड़क कल्चर के साथ मेरा एक एसोसिएशन है और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम हुए नहीं थे। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर इस तरह की फिल्मों में मैं हूँ। और ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है कि एंटागनिस्ट है, ये तो कहानी बताएंगे और आप देखने के बाद बताइएगा। ग्रे शेड्स होते हैं और एक लालच होती है एज एन एक्टर की कोई प्री प्लान नहीं है कि मैं ऐसा ही कैरेक्टर करूंगा और ऐसा नहीं है, बस एज एन एक्टर एक्सप्लोर करता है। आप प्लीज ऐसी लालची रहिए और ऐसी कमाल के किरदार करते रहिए जहां पे आपको ऐसे ही तालियां बटोरने का जो मौका है वो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर परफॉर्मेंसेस। जोरदार तालियां हो जाएं। सुब्रत दादा, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, यू नो जूलॉजी पढ़ते पढ़ते, एमबीए करते करते, देन यू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, आप मॉडलिंग कर लेते हो और अब फाइनली इतने सालों के बाद ये जर्नी यहां तक पहुंच गई है, चरक तक, जहां पे एक बहुत ही कमाल का किरदार आप प्ले कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, यहां तक पहुंचने पे, ये पूरी जर्नी को अगर आज इस मंच पे हमारे मुंबई के जो रॉक स्टार्स हैं सारे मीडिया से, उनके सामने सम अप करना हो तो क्या बोलेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिक। मैं आई बिलीव इन मैजिक रियलिज्म एंड ऑल्सो डार्क सीक्रेट्स बहुत होते हैं सोसाइटी में। इसी के ऊपर ये एक कहानी है और मुझे लगता है कि अभिनेता, उनका काम है डाकिया की तरह एक लिफाफा जो लिखा है डायरेक्टर, उनके ज़रिए ऑडियंस तक पहुंचाना। बस इससे सोचना या समझना उनका काम है। मैं बिल्कुल लेबर की तरह काम करता हूं
क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सोचने समझने की जो जिम्मेदारी है ये मैं नहीं लूँगा, बस उसको कैसे स्क्रीन में उस इमोशन को लाना है ताकि ऑडियंस तक पहुँचे, दर्शकों तक पहुँचे। और मैं बोलूँगा जैसे गॉड्स ओन चाइल्ड, तो मैं सुदीप्तो सेन ओन्स चाइल्ड, क्योंकि काफ़ी हद तक 99% फिल्मों में मैं सर के साथ हूँ, दादा के साथ हूँ, हम प्यार से दादा कहते हैं। और ऑन्सेम्बल कास्ट में बहुत लोगों के साथ काम कर चुका, और NSD की जो ट्रेनिंग है वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ तक पहुँचने की मदद की है। और अभी तक मुझे लगता है कि आई एम नॉट ए गुड एक्टर बट आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। सो दैट्स ऑल। और आप सभी को शुक्रिया, और पेन मूवीज़ को अलग से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डायरेक्टर साहब शीलादित्य मौलिक, और जिन्होंने मुझे कास्ट किया, राजेश भट्ट साहब इधर बैठे हैं, उनके साथ पहले भी काम किया। जो पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली OTT में, उसको अभी सीक्रेसी में ही रहना चाहिए, सीक्रेट रहने दीजिए। और दादा के साथ काम करना हमेशा एक जिम्मेदारी। दादा बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, दादा बोलते करो, तो मुझे लगता है कि इफ़ आई एम गेटिंग मनी सो इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना होमवर्क मुझे करना चाहिए। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी इस कहानी चड़क की कहानी में जो डार्क सीक्रेट्स सोसाइटी में ईच एंड एवरी सोसाइटी इन द होल वर्ल्ड ऐसे बिलोंग करते हैं, उसको ज़मीन से खोद के जो हम कहना नहीं चाहते उसको सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैं उसका हिस्सा हूँ छोटा सा। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड थैंकफुल टू सिपिंग टी सिनेमास, सुदीप्तो सेन फिल्म्स एंड सर सुदीप्तो सेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू नलनीश नील साहब। सर, इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू। थैंक यू। एंड अभी अगर मैं इस फिल्म की बात करूं, यहाँ पे दिग्गज कलाकारों के साथ, ऑफ कोर्स कमाल के डायरेक्टर, कमाल के प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, जितना भी कहते हैं कि प्यार जो मिलता है उसके लिए जितना भी थैंक यू एक छोटा सा वर्ड है। और ऑलवेज़ जो है मैं सुदीप्तो दा के साथ में काम करना चाहता ही था मैं। एंड मुझे बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मतलब इस फिल्म में मैंने काम किया और सुदीप्तो दा उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। और ये फिल्म एक्चुअली जब इस फिल्म के जो को राइटर हैं एंड आई थिंक और भी किसी अमरनाथ झा भैया, तो उन्होंने जैसे मेरी उनसे बात होती थी, देन मीटिंग के लिए बुलाया और ऑफिस में ही, देन दैट वाज लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ फॉर मी। तो मुझे स्क्रिप्ट नरेट करवाई, तो मैंने वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले मेरा अमरनाथ झा भैया ने काम देखा हुआ था। एंड ये फिल्म एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, और बहुत सारी हमारे इंडिया में रूटेड कहानियाँ बहुत हैं जो कि अभी एक्सप्लोर हुई नहीं हैं और लोगों को करना चाहिए। उनमें से वन ऑफ द चरक ये है। और मैं भारतीय नाट्य अकादमी BNA लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ ड्रामा से, तो मैंने बहुत सारी बुक्स एंड चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, और मुझे लगता है ना इन जैसी कहानियों पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरा इसमें जो किरदार है जगन का, दैट वाज लाइक बहुत 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 अच्छा है। एंड कहीं न कहीं आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जो छुप छुप के आप वहाँ से देख रहे हो ना सबको, मेरे को आपसे थोड़ा शक ही हो रहा है आपके ऊपर, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे को शक है आपके ऊपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द म्यूजिक डायरेक्टर साहब। दादा प्लीज बताइए, दिस इज फैबुलस, यू नो, सच में गूज बम्स वाली बात जो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर रेगुलर फिल्म, राइट? ये थोड़ा हटके है। व्हेन यू मेक अ फिल्म लाइक, व्हेन यू मेक म्यूजिक फॉर अ फिल्म लाइक दिस, खुद की मनोस्थिति क्या होती है? नमस्कार, मेरा नाम है विशाख ज्योति। इस फिल्म का जो मेन फेयर ऑफ फेथ, उसमें पूरी कहानी इस पे छुपी हुई है। क्योंकि जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं होता है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भय नहीं होता है। भय शब्द जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नेगेटिव। जहाँ पे शैतान होता है वहाँ भय होता है। तो जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भय है, जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं है, वहाँ पे समर्पण है। तो चड़क बचपन से, मैं भी बंगाल से हूँ, मुझे मेरा जो ये अटायर आप देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि मैं बंगाल से हूँ। तो बचपन से मैंने चड़क देख के बड़ा हुआ है। और दादा के साथ ये मेरी आई थिंक थर्ड फिल्म है जो रिलीज फिल्म है, फीचर फिल्म। मैंने केरला स्टोरी, इनका ये स्वभाव है, ये हमेशा मुझे ऐसे
मतलब वो बोलते हैं ना कि स्क्रूइंग करते रहते हैं कि ये, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे अंदर जो चीज़ है जो मुझे खुद ही नहीं पता है वो ये इन्होंने खुद के ऐसे निकालते हैं, अच्छा ये ऐसे निकालो ऐसे निकालो। और इस फिल्म के लिए जो ब्रीफ मिला था, फाइनल ब्रीफ जो आया था दादा से, शीलादित्य मौलिक से, कि हमारी ये जो फिल्म है इसकी जो रूट्स है म्यूज़िक के ज़रिए हमको वो लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम देखते कि साउथ के फिल्म्स हो गए या पंजाबी बीट्स हो गए या यूपी के बीट्स हो गए, कोई भी ऐसे हर एक चीज़ जो है वो बीट्स पे होता है, तो बंगाल के भी एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दूर आप चले जाओगे, खाना चेंज होता है, म्यूज़िक चेंज होता है बंगाल में, है ना। तो उस पॉइंट पे ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इतना बड़ा साउंडस्केप भी बनाना है, क्योंकि फिल्म का है साउंडस्केप, और उसके साथ हमको रूट्स भी संभाल के रखना है म्यूज़िकली। तो ये बहुत सच में बहुत ही एक चैलेंजिंग था, बाकी फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग ये फिल्म था। तो मैंने जब अनंत दादा से इस गाने के बारे में जिक्र किया, हमने बहुत सारे गाने रिसर्च की, उनमें से एक गाना हमने सिलेक्ट किया दादा और हम कहीं घूमने गए थे, याद है दादा, हम घूमने गए थे, तो सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग बैठे थे, बैठ के हमने 4-5 गाना दादा को सुनाया। तो बोले फोक सॉन्ग जो बंगाल के फोक है, मिट्टी की जो सॉन्ग है, तो वो सुनाया था। उनमें से हमेशा एक चीज़ जो चौड़क के जब भी ये फेस्टिवल होता है तो उसमें ये एक शब्द हमेशा यूज़ होता है म्यूजिकली, हरगोरी प्राणनाथ माथार ऊपर जगन्नाथ এই बार उद्धार करो शिवो 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 है। तो इसका जो ट्यून है वो फोक ट्यून है, आंखों आगे घटे जब वो जो लगे असंभव मानो तो विश्वास, नहीं मानो तो वो चमत्कार। तो ये अनंत दा ने ये जब मुझे दिया ये लाइन, तो ये तो चमत्कार वैसे ही हो गया इस लाइन से। पूरी कहानी इस गाने में, फिल्म की जो कहानी है ये पूरी इस पिक्चर में इस गाने के ज़रिए आपको पता चल रहा है। और हम आते इसकी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में गाने के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर में भी कितना हमने एक्सपेरिमेंट किया है। हमने चेम्बर स्ट्रिंग्स के लिए हम चेन्नई गए थे। आप सोचिए कि एक रूरल फिल्म है, एक रूरल कहानी है, एक रूट्स की कहानी है, उसके साथ कैसे एक वेस्टर्न चेम्बर स्ट्रिंग्स को हमने ब्लेंड किया है। जो आप देख रहे हैं कि 10-15 ढाक एक साथ बज रहा है, जो पूजा का ढाक होता है वो हमने लाइव किया है, और वो कलकत्ता में ही मिलेगा आपको। जो ऑथेंटिक साउंड है वो कलकत्ता में ही मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको, मुंबई में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम गए थे कलकत्ता, मैं, मेरा टीम, सम्राट बैठा हुआ है मेरा म्यूज़िक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए। तो हमने बहुत मेहनत की। जब आप ये पिक्चर देखेंगे म्यूज़िकली आप लोगों को आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, और गाना और भी रिलीज़ होने वाला है। अच्छा एक और बात है, इस फिल्म में इस गाने के साथ एक और नया वॉइस भी है जिनका नाम है किंजल चैटर्जी। तो नहीं आया है, तो किंजल एकदम फ्रेश नया टैलेंट है। तो हमने दादा को जब सुना है उसका वॉइस, दादा ने बोला कि ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसे मिलता है कि कोई नया टैलेंट को आप मौका मिलता है एक फीचर फिल्म बड़े पर्दे के लिए, आवाज़ के लिए। तो यहाँ पे किंजल जैसे नए न्यू कमर्स और एकदम फ्रेश वॉइस भी आपको सुनने को मिलेगा, और शंकर महादेवन जैसा लेजेंड म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर जो मेरे खुद के आइडल हैं, जिनके गाने सुन के, जिनके म्यूज़िक सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ, उनके साथ मेरा ये दूसरा कोलैबोरेशन है। और आई एम श्योर उनके गाने जब आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आई एम श्योर दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। एंड नाउ ऑफ कोर्स आई नो आप लोगों के मन में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले दादा आपने एक चीज बोली थी शुरू में कि साधु संतों का अपमान ना हो, वो हमने दिमाग में रखा, उसको हमको आर्ग्यू करना पड़ा, बताना पड़ा। फिर जय श्री महाकाल से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अघोरी बाबा दिखाया है वो थोड़ा सा मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ले हेलो
मैं इस किन की कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने शुरू में साथ में और भी एक लाइन बोला था कि एक ब्लर लाइन है, विश्वास और अंधविश्वास। ये जो ब्लर लाइन है, ये ब्लर लाइन हमने बड़ी कॉन्शियसली हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी ट्रीटमेंट में हमने ये लाइन को क्रॉस नहीं की। हमें एग्जैक्टली उसी जगह पे बात करना था। आपने जैसे हर हर महादेव बोलने वाले साधु को देखा, बैकग्राउंड में ये भी सुना कि तुम जैसे पखंडियों के लिए साधु समाज पूरे वो हो रहा है। इस तरह की इसको बैलेंसिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, बट एज वी आर अवेयर अबाउट दिस डेंजरस पार्ट ऑफ getting into that domain of dealing with tantra sadhana or sadhu samaj, so we were extremely conscious in our treatment. And to be very honest, not only in my with my actors but also in every aspect, sound ho gaya, editing mein, music direction, every aspect we kept this aspect very very consciously हमने डील किए हैं। तो आई एम श्योर कल आई विश आई कुड play the sound conversation with my review committee with in censor board. ये aspects मुझे बोलने का और उनको समझने में ये जो कमियां हो रहा था वो क्लियर हो गया, और उनको वही वैल्यूज लगा इस फिल्म में। और एंड में जो सीनियर सब बोर्ड मेंबर थे उनको ये बोला कि इस देश में इस तरह की और फिल्म बनना चाहिए, और आपको सिर्फ इस फिल्म बनाने की साहस के लिए ही अलग से तारीफ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमने कभी कोई बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आई एम श्योर यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? आइए। अंजुलिका जी, हमें नहीं बोलते हो आप ऐसे। हमेशा बोलती हूँ। मैं आपके प्रोफेशन में नहीं हूँ। टेंशन नहीं है। प्लीज, यस, ओवर टू यू। हेलो, अंजुलिका हियर फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स सर। मेरा सवाल सुदीप्तो दास के लिए है। दादा, आपने पहले ही कह दिया कि आई एम अ कंट्रोवर्सी चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड सुदीप्तो सेन। फेवरेट चाइल्ड, सॉरी, कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लो आपसे। ये केरला स्टोरी 2 को लेके है। बस आप समझ ही गए। नहीं, मतलब नहीं सर, मैं नहीं सर। अज्यूम कर सकता हूँ। Yes. केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी, हाँ जी, वो मतलब उसमें मैं तो मतलब लाइक 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जी जी। आज एक नया फिल्म लेके आए, Yes. उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने Yes, बात sir. करे, और जब मैं हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए, हमें चरक के बारे में बात हम करना उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे अच्छा, सर। ठीक है। हमारा बात इतना ही पूछिए। है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा Not at- नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल की इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। इट बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहता है जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे, तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया, उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि
जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनाता। बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। Okay. वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था उसकी एक एक डायलॉग और एक एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल, एक एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई तब भी मैं जुड़ा हुआ था, और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था मेरा नहीं था। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे, मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उस पर मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, इसके बारे मेरे में जो सुना कि research- वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी तो कमेंट। इन्होंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो ये प्रोसेस चौरक थोड़ा के- जानना चौरक की- चाहेंगे जी। एक तो चौरक बचपन से हम लोग चौरक के साथ, चौरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था चौरक चैत्र के महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारी स्कूलों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चौरक मेला में, मतलब मज़ा करने के लिए। तो चौरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ये प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिया गया, एक मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए। तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे, और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस, और साथ में इस तरह की तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया। कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की। ये क्योंकि ये जो रिचुअल्स है, जो आपने देखा, ये जो ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने 4 कैमरा लेके अलग अलग चरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफ़ी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज़ ऑथेंटिक है
और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है। सुदीप्तो सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट यहाँ पर। ओके ओके ओके। सर, जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे नहीं, में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक दो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इम्पा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफ़र तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की व्यूइंग था, इट वाज रियली ग्रेलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हाय, आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी यस मैडम। कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए, मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी जी अंगूठी पहनी, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया, कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा। ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूँगा। मेरे ज़िंदगी में मेरा जो फिलॉसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू So, सर। thank I रहमान would जी, like to have one question to Saidur. मैम आई कम टू यू, Yes. she'll just complete her thing. जी आइए पूछिए। Yes. पूछ लीजिए आप। सर को मैं पूछूंगी, आपका अपना इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं इस- जी जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है उसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, एक्टर वही करते हैं कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जुड़ता हूँ,
ये मेरा अपना प्रोसेस है, लेकिन है हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है और मैं होता तो क्या करता, इस तरह के इंसान मैंने देखा हुआ है, तो मैं उस बारीक जो लाइन है उसके आसपास मैंने अपने आप को पाया, और यही मज़ा है एज एन एक्टर। तो इस कैरेक्टर के साथ रहते हुए मुझे कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जो मैंने इस कैरेक्टर के साथ, ये एक्चुअली मैं ऐड कर दूं मैम, शाहिदूर, अंजलि, ये जो 2-3 कैरेक्टर है, एक फिल्म में थोड़ा सा ग्रे शेड में है, तो इन लोगों के सामने हमारी रिक्वेस्ट था कि अपने कैरेक्टर के बारे में ना करें। अभी अंजलि, अच्छा है कि अंजलि नहीं है, क्योंकि अंजलि शूटिंग कर रही है, नहीं तो आप लोग उससे तो निकाल ही लेते। थोड़ा सा फिल्म देखने के लिए वेट कर लीजिए। तो थैंक यू। मैं इसलिए मैं ये सब बातें रखने के लिए मैं बहुत घबराहट महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं। ठीक है, श्योर दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। एंड नाउ ऑफ कोर्स आई नो आप लोगों के मन में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले दादा आपने एक चीज बोली थी शुरू में कि साधु संतों का अपमान ना हो, वो हमने दिमाग में रखा, उसको हमको आर्ग्यू करना पड़ा, बताना पड़ा। फिर जय श्री महाकाल से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अघोरी बाबा दिखाया है वो थोड़ा सा मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हेलो मैं इसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने शुरू में साथ में और भी एक लाइन बोला था कि एक ब्लर लाइन है, विश्वास और अंधविश्वास। ये जो ब्लर लाइन है, ये ब्लर लाइन हमने बड़ी कॉन्शियसली हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी ट्रीटमेंट में हमने ये लाइन को क्रॉस नहीं की। हमें एग्जैक्टली उसी जगह पे बात करना था। आपने जैसे हर हर महादेव बोलने वाले साधु को देखा, बैकग्राउंड में ये भी सुना कि तुम जैसे पखंडियों के लिए साधु समाज पूरे वो हो रहा है। इस तरह की, इसको बैलेंसिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, बट एज वी वर अवेयर अबाउट दिस डेंजरस पार्ट ऑफ गेटिंग इनटू दैट डोमेन ऑफ डीलिंग विथ तंत्र साधना और साधु समाज, तो वी वर extremely conscious in our treatment, and to be very honest, not only in my with my actors but also in every aspect, sound हो गया, editing में, music direction, every aspect we kept this aspect very consciously हमने deal किए हैं। तो I am sure कल I wish I could play the sound conversation with my review committee with in censor board। ये aspects मुझे बोलने का और उनको समझने में ये जो कमियां हो रहा था वो क्लियर हो गया, और उनको वही वैल्यूज लगा इस फिल्म में। और एंड में जो सीनियर सब बोर्ड मेंबर थे, उनको ये बोला कि इस देश में इस तरह की और फिल्म बनना चाहिए, और आपको सिर्फ इस फिल्म बनाने की साहस के लिए ही अलग से तारीफ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमने कभी कोई, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की। ओके, ग्रेट। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आई एम श्योर यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? आइए। अंजुलिका जी, हमें नहीं बोलते हो आप ऐसे? हमेशा बोलती हूँ। मैं आपके प्रोफेशन में नहीं हूँ। टेंशन नहीं है। प्लीज, यस, ओवर टू यू। हेलो, अंजुलिका हियर फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम सर। मेरा सवाल सुदीप्तो दास के लिए है। दादा, आपने पहले ही कह दिया कि आई एम अ कंट्रोवर्सी चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड सुदीप्तो सेन। फेवरेट चाइल्ड, सॉरी, कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लो आपसे। ये केरला स्टोरी 2 को लेके है? बस आप समझ नहीं, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ। केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी, हाँ जी, वो मतलब उसमें
मैं तो अब मतलब लाइक 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जी जी आज एक नया फिल्म लेके आए, यस उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने Yes, बात sir. करे, और जब मैं हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए, हमें चरक के बारे में बात हम करना उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे अच्छा, सर। ठीक है। हमारा बात इतना ही पूछिए। है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा Not at- नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल की इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। इट बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे, तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया, उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। Okay. वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था, उसकी एक एक डायलॉग और एक एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल, एक एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ, और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई, तब भी मैं जुड़ा हुआ था, और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था, मेरा नहीं था। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे, मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उस पर मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी तो कमेंट। इन्होंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो ये प्रोसेस चरक थोड़ा की- जानना चरक की- चाहेंगे जी। एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था, चरक चैत्र की महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारी स्कूलों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से, वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मज़ा करने के लिए। तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ये प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था, वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिया गया, एक मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या अब 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए।
तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिल के ये ह्यूमन सेक्रीफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस, और साथ में इस तरह की तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया, कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की ये। क्योंकि ये जो रिचुअल्स है जो आपने देखा, ये जो ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने 4 कैमरा लेके अलग अलग चरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफ़ी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज़ ऑथेंटिक है और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है। सुदीप्त सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, यहाँ पर। ओके सर, जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक 2 डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इम्पा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफ़र तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की व्यूइंग था, इट वाज रियली ग्रेलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हाय, आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी यस मैडम कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया।
अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी जी अंगूठी पहनी, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया, ये कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा, ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूँगा। मेरे ज़िंदगी में मेरा जो फिलॉसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू Thank सर। you. I रहमान would जी, like to have one question to Saidur. मैम आई कम टू यू, Yes. शी जस्ट कंप्लीट हर थिंग। जी आइए पूछिए। यस, पूछ लीजिए आप। सर को मैं पूछूंगी, आपका अपना इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं इस- जी जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है उसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, एक्टर वही करते हैं कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जुड़ता हूँ, ये मेरा अपना प्रोसेस है। लेकिन है, हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है और मैं होता तो क्या करता, इस तरह के इंसान मैंने देखा हुआ है। तो मैं उस बारीक जो लाइन है उसके आसपास मैंने अपने आप को पाया, और यही मज़ा है एज एन एक्टर। तो इस कैरेक्टर के साथ रहते हुए मुझे कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जो मैंने इस कैरेक्टर के साथ। ये एक्चुअली मैं ऐड कर दूं मैम, शाहिदूर, अंजलि, ये जो 2-3 कैरेक्टर है, ये एक फिल्म में थोड़ा सा ग्रे शेड में है, तो इन लोगों के सामने हमारी रिक्वेस्ट था कि अपने कैरेक्टर के बारे में ना करें। अभी अंजलि, अच्छा है कि अंजलि नहीं है, क्योंकि अंजलि शूटिंग कर रही है, नहीं तो आप लोग उससे तो निकाल ही लेते। थोड़ा सा फिल्म देखने के लिए वेट कर लीजिए। तो थैंक यू। मैं इसलिए मैं ये सब बातें रखने के लिए मैं बहुत घबराहट महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं। ठीक है।